तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम जुजुत्सु काइसन के सीज़न 3 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फुल हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पिछली बार की कहानी में देखा था यूजी और मेगुमी हिगुरुमा को ढूंढ रहे थे और उन दोनों को दो अलग अलग लोगों ने लोकेशन भी दी थी, और वो दो लोग थे रिन और रेमी। अब यहाँ पर कहानी कुछ समय पीछे जाती है मार्च 2016 में, जहां पर एक चोर माँ बेटी का खून कर देता है और पुलिस इस केस के लिए कीता नाम के बंदे को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर हिगुरुमा की एंट्री होती है, जो कि एक डिफेंस लॉयल है। उसे इस केस के बारे में पता चलता है तो वो उस कीता से मिलने जाता है। असल में जब पुलिस वाले कीता से पूछताछ करने गए थे तो वो पुलिस वालों को देखकर भाग गया था, और उसे भागता देख पुलिस वालों ने उसका घर तक पीछा किया, जहां पर उन्हें खून से सना एक चाकू भी मिला, और उस चाकू पर उन्हीं दो माँ बेटा का खून लगा हुआ था। इसका मतलब कीता रंगे हाथ पकड़ा भी गया। लेकिन कीता का कहना था कि मैं पुलिस से इसलिए नहीं भागा, मैं इसलिए भागा क्योंकि मेरे पास एक कैट थी और हमारे इलाके में कैट रखना सख्त मना है, और इसीलिए मैं पुलिस से इसलिए भागा क्योंकि मैं अपनी कैट को बचाना चाहता था। और बात रही उस चाकू की, तो वो चाकू मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। फिर हिगुरुमा को हम उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट सीमाजू कहती है कि मुझे तो इसकी कहानी बिल्कुल झूठी लगती है, और रास्ते में गिरा हुआ खून से सना हुआ चाकू कोई अपने घर क्यों ही लाएगा, और भला पुलिस से डरकर क्यों भागेगा। तभी हिगुरुमा बोलता है कि पुलिस वालों ने कीता को पहले भी बहुत परेशान किया है, और उसने बताया था कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वो चाकू जमा कराने ही जा रहा था, क्योंकि इसके इलाके में पुलिस को कॉल लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि आसपास के अमीर लोग बहुत ज़्यादा डर लगता है और उन्हें पुलिस से परेशानी भी होती है। कीता एमपीओ नाम के शेल्टर में काम करता है, जहाँ पर वो बूढ़े लोगों का ख्याल रखता है। लेकिन उसे इस काम की कोई सैलरी नहीं मिलती, बस उसे एक टाइम का खाना और थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं यूज़ करने के लिए। और इसके अलावा कीता के पास से 50,000 येन लेने में आता है, जो कि उस घर का रेंट है। और कीता के घर के आसपास के जो लोग हैं उन सब का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लगभग सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं। उसके बाद हिगुरुमा उन सब की जानकारी लेने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि कीता निर्दोष है। तभी रास्ते में सीमाजू उससे कहती है कि वैसे भी हम सरकारी वकील हैं और हमें इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते, हमें बहुत सारा काम दे देते हैं और तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं देते। कीता के केस में सब जानते हैं कि कीता को ही सज़ा मिलेगी। तभी उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि आप ये केस क्यों लड़ना चाहते हैं, जिस पर हिगुरुमा कहता है कि कभी कभी ऐसे केस भी लड़ लेने चाहिए, इससे दिमाग की धार तेज़ होगी। लेकिन तभी उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि आप हमेशा ऐसे ही केस लेते हैं। फिर सिमिजी को हम एक कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पर वो किसी से मिलने आई थी, और इस लड़की का नाम तकागी है, और ये भी पहले हिगुरुमा के साथ काम करती थी। जहाँ पर तकागी उसे बताती है कि हिगुरुमा पैसे को लेकर बिल्कुल भी लालची नहीं है, वो हमेशा से ऐसा ही है। और वो उसे बताती है कि हिगुरुमा के पास बहुत साल पहले एक केस आया था ट्रंक ड्राइविंग का, जहाँ पर 19 साल के बच्चे को कुछ बड़े लोगों ने शराब पिला दी थी, और हिगुरुमा वो केस हार गया था। लेकिन वो लड़का हिगुरुमा पर चिल्लाने लगा कि आखिर तुमने मुझे उस केस से बचाया क्यों नहीं। तकागी ने तब भी हिगुरुमा को कहा था कि ऐसे केस मत लिया करो जिसमें जीतने की कोई उम्मीद ना हो, कमज़ोरों की रक्षा करना ये सब तो बस सुनने में ही अच्छा लगता है। खैर, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। अगला सीन हम प्रेजेंट का देखते हैं, जहाँ पर हिगुरुमा बहुत मेहनत करके कीता को किसी तरह बचा लेता है। और जब से कीता के इलाके में ये केस हुआ है, तब से एक और लड़का भी गायब है, और शायद ऐसा भी हो सकता हो कि क्राइम उसी लड़के ने किया हो। और साथ में जब यह हादसा हो रहा था, तब कीता एक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी आ गया था, और साथ ही में कीता के घर में से कोई भी चोरी का आइटम बरामद नहीं हुआ है। कीता हिगुरुमा को शुक्रिया करता है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हिगुरुमा जानता था कि सामने वाली पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। वो पार्टी फिर से ट्रायल करती है, लेकिन इस बार कीता को दोषी साबित कर दिया जाता है। कोर्ट उसे उम्र कैद की सज़ा देती है। अब हिगुरुमा, जो कि एक सरकारी वकील है, उसके पास ना ही इतनी फंडिंग है और ना ही बहुत बड़ा स्टाफ, और इसी की वजह से हिगुरुमा कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका जिससे कीता बच जाए। और अगर हिगुरुमा को ये केस दोबारा लड़ना है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लोग तो छोटे मोटे केस सुनते ही नहीं है, और ऊपर से सिस्टम ने भी कीता को भी दोषी ठहराया है।
कीता हिगुरुमा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था, जिसे देखकर हिगुरुमा चौंक जाता है और हिगुरुमा मन ही मन कहता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तकागी ने हिगुरुमा को पूछा था कि आखिर तुम्हारे मन में क्या है। तभी हिगुरुमा रिप्लाई करता है कि देखो, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं मासूमों के साथ जो बुरा हो रहा है वो मैं नहीं देख सकता। और वैसे भी बात रही कानून की, तो कानून अंधा होता है, वो तो सब चीज़ों को सबको बरोबर ही देखता है। लेकिन कानून के साथ साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग कड़वा सच देखना ही नहीं चाहते। लेकिन हिगुरुमा हमेशा इंसाफ के लिए अपनी आंखें खुली ही रखेगा, चाहे इसके लिए मुझे अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। इसी बीच हम जज को देखते हैं, जो कि ये कहता है कि इस फैसले से किसी को एतराज़ है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फिर से रीडिक्रेट कर सकते हैं। जज की ये बात सुनकर हिगुरुमा खड़ा होकर टेबल को जोर जोर से मारने लगता है, जिसे देखकर ये सारे लोग चौंक कर खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि हिगुरुमा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा शिकिगामी आ गया था। तभी हिगुरुमा बोलता है कि सब लोग बैठ जाओ, ये केस फिर से लड़ा जाएगा। और इसी के बीच हम सबको पता चलता है कि हिगुरुमा के पास कर्स टेक्निक है और हमें पता चलता है कि हिगुरुमा भी कलिंग गेम का ही एक खिलाड़ी है। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इन दोनों ने हमें बताया था, रिन और रेनी ने, कि उन्हें पता है कि हिगुरुमा की लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन इन दोनों में से कोई पक्का एक झूठ बोल रहा था। उसके बाद हम किसी और को देखते हैं जिसका नाम रेजी होता है और हमें पता चलता है कि उसके पास बहुत सारी पर्चियाँ हैं और वो वहाँ पर बैठे बैठे कहता है कि मैं तो बस अपने अगले शिकार की तलाश में हूँ। फिर हमें रैन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के किसी लड़के को बुली कर रहे थे और ये सब नज़ारा रिन दूर से देखता है और अपने मन ही मन कहता है कि इस लड़के को खुद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वरना ये लड़के इसे पूरा साल इसी तरह परेशान करते रहेंगे। लेकिन रिन वहाँ खड़े खड़े तमाशा देखता है, वो खुद वहाँ कुछ नहीं करता। तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आता है और उन्हें कहता है कि इसे परेशान करना बंद करो, जिस पर रिन कहता है कि एक और गधा आ गया इनसे पिटने के लिए। लेकिन हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं, हमारा यूजी था। यूजी अकेला ही उन तीनों पर भारी पड़ता है और ये देखकर रिन बिल्कुल शौक में चला गया था। खैर, अब इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। रिन यूजी को एक थिएटर में लेकर जाता है और उससे कहता है कि हिगुरुमा इस थिएटर में ही रहता है। उसके बाद यूजी उसे शुक्रिया कहकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी रिन कहता है कि मैंने उसे खुद कभी नहीं देखा। लेकिन यूजी ने हाबा को जमकर कूटा था, जिस पर यूजी कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल ही लूँगा। रिन को देखकर ऐसा लगता है कि वो यूजी को कुछ बताना चाहता था, लेकिन किसी डर से वो यूजी को बता नहीं पाया। दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं, जिसे रेनी एक जगह लेकर आई थी और हमें पता चलता है कि रेमी ने मेगुमी से झूठ बोला, वो उसे किसी और के पास लेकर आई है। ये सुनकर मेगुमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने डॉग को समन कर लेता है। मेगुमी इससे कहता है कि देखो, मेरे पास फालतू का टाइम बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जिसे हिगुरुमा मिल जाता है, जो कि स्टेज पर एक बाथटब में लेटा हुआ था, वो भी अपने पूरे कपड़े पहनकर। हिगुरुमा यूजी से कहता है कि मुझे ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है। तभी यूजी सीधा मुद्दे की बात करता है, लेकिन तभी उसे हिगुरुमा रोक देता है और वो उससे कहता है कि देखो, मैं एक लॉयल हूँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें मुझे 5000 ईएन देने होंगे। ये सुनने के बाद यूजी थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन हिगुरुमा उससे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था कि आखिर लालची वकील से लोग कैसे बात करते हैं। तभी यूजी को समझ में आता है कि हिगुरुमा कोई पुराना सॉर्सरर नहीं है, वो भी हमारे जैसा आम इंसान है। हिगुरुमा को देखकर लगता है कि इसे अपनी ताकत बस अभी अभी ही मिली है, जिस पर यूजी कहता है कि अगर मैं इसे अपनी कंडीशन बताऊं तो शायद ये मेरी मदद करेगा। अब दूसरी तरफ हम रेजी और मेगुमी को देखते हैं, जहाँ पर रेजी समझ जाता है कि मेगुमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तभी रेजी मेगुमी से कहता है कि तुम हमारे साथ हमारी टीम ज्वाइन कर लो, तुम्हें कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। जिसकी बात सुनकर मेगुमी रिप्लाई करता है कि ये गेम एक रिचुअल है, इस खेल को ख़त्म होने के बाद जापान में जो कुछ भी हुआ वो सारे लोग सब कुछ भूल जाएंगे। ये सुनकर रेजी हंसने लगता है और वो मेगुमी से कहता है कि क्या तुम केंजाकू को जानते हो, जहाँ पर मेगुमी को लगता है कि केंजाकू शायद कोई सॉर्सरर होगा। तभी रेजी मेगुमी से कहता है कि मुझे लगता है केंजाकू का असली प्लान तो कुछ और ही है। मान लो 1000 सॉर्सरर्स कलिंग गेम में हिस्सा ले रहे हैं और मुझे लगता है तकरीबन हर एक कॉलोनी में 100 सॉर्सरर तो होंगे ही, जिसमें कासिमो और हिगुरुमा जैसे ताकतवर सॉर्सरर भी है, जो बड़ी आराम से दूसरे सॉर्सरर्स को हरा सकते हैं।
और जिसकी वजह से ये गेम पूरी तरह से रुक सा जाएगा। और लगभग इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत सारे सॉर्सरर्स को अकेले ही हरा दिया है। जिस पर मेगुमी कहता है कि हाँ, मैंने ये बात नोटिस की थी, कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही शांति थी। उसके बाद रेजी मेगुमी को समझाता है कि जो हाल ही में सॉर्सरर्स बने हैं या जो नए सॉर्सरर्स हैं वो तो आसमान में गिरते गिरते ही निपट गए थे। अगर केंजाकू को वाकई में सबकी कर्ज एनर्जी चाहिए थी तो वो ऐसी एंट्री रखता ही क्यों। वो तो ये चाहता कि सॉर्सरर्स आपस में लड़ते ही रहे, ना कि एक दूसरे को ख़त्म कर दे। जिस पर रेजी का मानना था कि मुझे लगता है केंजाकू जो सबसे ताकतवर प्लेयर्स बचे होंगे उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बम गिरा देगा और कलिंग गेम को ख़त्म कर देगा। अगला सीन हम केंजाकू को देखते हैं जो कि किसी पर्सनल मीटिंग में गया था। यहाँ पर केंजाकू चाइना की गवर्नमेंट के साथ खास मीटिंग कर रहा था। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि हिगुरुमा को कहता है कि मुझे ये कलिंग गेम बंद करवाना है और इस गेम में एक नया रूल भी बनवाना है जो कि मैं तुम्हारे 100 पॉइंट से बनवा सकता हूँ। जिसे सुनकर हिगुरुमा उसे साफ मना कर देता है। हिगुरुमा यूजी से कहता है कि असली दुनिया का कानून बहुत ही ज़्यादा खोखला है और हिगुरुमा देखना चाहता है कि आखिर कलिंग गेम का कानून कैसे काम करता है। जो लोग कलिंग गेम्स के रूल को तोड़ते हैं उन्हें आखिर यहाँ पर कैसी सज़ा मिलती है। क्या निर्दोष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा? क्या सुनवाई होगी? क्या अदालत में उन्हें सबको बुलाया जाएगा और वहाँ सच्चाई से फैसला किया जाएगा? इसीलिए हिगुरुमा यूजी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि गेम जल्दी ख़त्म हो जाए। हिगुरुमा कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि लोग अपने आप को बेकसूर कैसे साबित करते हैं। उसके बाद यूजी कहता है कि कलिंग गेम एक स्पिरिचुअल गेम है जिसके ख़त्म होते ही जापान के सारे लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस पर हिगुरुमा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम चलता ही रहेगा, क्योंकि उसने रूल के अंदर सब कुछ पढ़ लिया था। तभी यूजी को समझ में आता है कि साथ ये बातों से नहीं मानेगा, तो उसके बाद यूजी उसे धमकाने लगता है। यूजी हिगुरुमा को गुस्से में कहता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट यूज़ करने के लिए दे दो। तभी हिगुरुमा उठकर कहता है कि तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को मारा है जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ गया हो। हिगुरुमा कहता है कि जो मैंने सोचा था ये उससे भी अच्छा है, लेकिन तभी यूजी देखता है कि हिगुरुमा के पीछे एक बहुत ही बड़ा शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा के पास ऑलरेडी 100 पॉइंट्स है, इसका मतलब वो 20 सॉर्सरर से लड़ चुका है और उन्हें बड़ी आसानी से निपटा भी दिया। इसका मतलब यूजी को अब बहुत ही संभल कर लड़ना होगा। उसके बाद हिगुरुमा यूजी के सामने आ जाता है और बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंशन। इसका मतलब है कि आखिरी सुनवाई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगले एपिसोड के अंदर यूजी और हिगुरुमा की जमकर फाइट होने वाली है। अगर वो फाइट आप मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।